नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है और हम एक ही वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी उनसे छूट ना जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ, सिम्टम ट्रीटमेंट, अरेंजमेंट इमीडिएटली, डिस्पोजल यानी प्रथम जांच, राहत, लक्षण, उपचार, व्यवस्था, तत्काल निपटाना। इसके बारे में जानते हैं फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड को प्राथमिक चिकित्सा या प्रथम उपचार कहते हैं, यानी सीधे शब्दों में समझते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के पहले मरीज के साथ किया गया उपचार फर्स्ट एड कहलाता है। इसका अर्थ है कि बीमारी या घायल व्यक्ति को पेशेवर चिकित्सा सहायता मिलने तक दिया जाने वाला तत्काल और प्रारंभिक उपचार या सहायता, जिसका उद्देश्य जीवन बचाना, चोट की गंभीरता कम करना और व्यक्ति को बेहतर स्थिति में लाना है। प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है जीवन की रक्षा करना, यानी टू प्रिजर्व लाइफ। दूसरा है पीड़ित की स्थिति को बिगड़ने से रोकना, यानी टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम क्रॉसिंग। तीसरा है स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। आइए हम इनको विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट एड किट, जो हर जगह, हर कंपनी में, हर सिस्टम में लगा होता है। कहीं भी आप जाएंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स जरूर लगा होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम या फिर मेन एंट्रेंस गेट पे। तो आइए इसको समझते हैं, इस फर्स्ट एड बॉक्स में होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है या फिर बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि सर मुझे प्लीज़ बताइए फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है जो कि हम मरीज को दे सकें। सबसे पहले आता है कॉटन वूल, दूसरा होता है एडिसिव टेप, तीसरा होता है क्रिप्पी बैंडेज, चौथा होता है स्टीली ड्रेसिंग, पांचवा होता है बैंडेज, छठवां इसमें थर्मोमीटर होता है, सातवां सीजर्स होते हैं, आठवां ग्लव्स होता है, नौवां इसमें साबुन होते हैं। साबुन मतलब वो नहाने वाला साबुन नहीं, ये वो साबुन होता है जो मरीजों को दिया जाता है, यानी इसमें बहुत सारे कीटाणुनाशक पदार्थ रहते हैं। ये वो वाले साबुन होते हैं बेसिकली जो मेडिकल या फिर मेडिसिन पर्पज से यूज किया जाता है। अगला है पेन रिलीवर। पेन रिलीवर में आपका पेन रिलीवर टैबलेट रहता है। अगला एंटासिड और लास्ट आपका रहता है ओआरएस का पैकेट, यानी लू से बचने के लिए या किसी को धूप लग गई हो उसके लिए रहता है। यह कार्य योजना प्राथमिक उपचारकर्ता के लिए यह आकलन करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है कि क्या पीड़ित की जान जाने वाली स्थिति है और क्या तत्काल प्राथमिक उपचार आवश्यक है। अच्छा, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं, शॉर्ट भाषा में इसको बोलते हैं डॉक्टर एबीसी। इसको अभी विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डी, अच्छा, चेक फॉर डेंजर, यानी सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जिसका सहायता आप करने जा रहे हैं उसके लिए आप सेफ हैं या नहीं है। तो आपके लिए, दूसरों के लिए और पीड़ित के लिए, सबके लिए होता है। सपोज करिए, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करिए आप बिल्डिंग में कहीं पे काम कर रहे हैं और बगल से कोई आवाज़ आ रही है, वो जो है चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और आप उसके पास गए। तो आपका सबसे पहला काम है उसके 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे खड़े होकर पहले आप उसको देखेंगे। पता लगे उसको किसी सांप ने काटा हो और आप उसको जाएं और फटक से पकड़े और सांप आपको भी डस ले। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए उस व्यक्ति को करंट लगा हो, बगल में तार रखी हो और उस करंट की वजह से वो छटपटा रहा हो, चिल्ला रहा हो, और आप जाएं और आप उसको पकड़ें और आपको भी करंट से नुकसान पहुंचे।
तीसरा कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है और आप उसके पास में इमीडिएटली जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, और ऐसा होता है कि अगर छत में या बिल्डिंग में ऊपर से कोई ईंट या फिर ऐसे कोई फॉल सेलिंग उसके ऊपर गिरी हुई होती है या ऊपर से टूट रही होती है, जिसके नीचे वो बेचारा दबा होता है या फिर उससे ग्रसित होता है, तो आप वहां पे एकदम से पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर तो गिरा ही गिरा है, वो तो बेचारा प्रभावित है ही है और आप भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 2 कदम, यानी 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर की दूरी पे, या 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी से आपको उसको आवाज देना है कि आपको मेरी आवाज आ रही है। उसको देखना है कि वो सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है। उस केस में आपको सबसे पहले डेंजर चेक करना है, आर, जो मैं अभी आपको बताया कि आपको ये देखना है कि क्या पीड़ित जो है, यानी जो इंजर्ड व्यक्ति है, वो होश में है या नहीं है। दूसरा आपको चेक करना है क्या वो व्यक्ति बेहोश है। आपको रिस्पॉन्स जरूर चेक करना है। अगला समझते हैं ए, यानी चेक एयरवेज, यानी जो वायु मार्ग होता है, जो सांस की नली होती है, यानी जो नाक होता है, उससे सांस की क्या स्थिति है वो चेक करना है। क्या वायुमार्ग किसी भी वस्तु से मुक्त है, क्या वायुमार्ग खुला हुआ है। अगर सब कुछ ओके है तो आपको उसको चेक करना है कि उसकी ब्रीदिंग आ रही है या नहीं है, यानी डॉक्टर एबीसी यानी बी। बी का मतलब, ब्रीदिंग का मतलब होता है क्या छाती ऊपर नीचे हो रही है, ये आपको चेक करना है। क्या आप पीड़ित की सांसें सुन सकते हैं, ऐसा तो नहीं वो उसका शरीर शून्य पड़ गया हो। क्या आप अपने गाल पर महसूस कर सकते हैं। अगर इतना कंडीशन है तो उसके साथ में अगला स्टेप फॉलो करेंगे, सी, यानी चेक फॉर सर्कुलेशन। क्या आप नाड़ी महसूस कर सकते हैं। नाड़ी मतलब जो व्यक्ति ग्रसित है या जो पीड़ित है उसकी उसकी नाड़ी चेक करिए, चल रही है नहीं चल रही है। क्या आपको जीवन के कोई स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि व्यक्ति जिंदा है, तो आपको इस केस में आगे बढ़ना है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जो कि आपको मदद करेंगे कंडीशन को समझने में। अभी ये स्टेप 1 में है, बंदा डेंजरस स्थिति में है, लेटा हुआ है। दूसरा आपको उसके पास में जाना है, वही सेम स्टेप, रिस्पॉन्स चेक करना है। तीसरा आपको फिर एयरबैग चेक करनी है ब्रीथिंग के लिए, और फिर ब्रीथिंग चेक करना है। इसके बाद उसको सीपीआर देना है या फिर आगे क्या करना है उसको जानते हैं। अभी हम समझते हैं की टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के कंडीशन में आपको फर्स्ट एड दिया जाता है। पहला है कार्डियो पल्मरी रिसेक्शन, यानी सीपीआर। इसका हिंदी में बोलते हैं हृदय फेफड़े पुनर्जीवित करना। इसको समझते हैं। सीपीआर होता क्या है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका दिल बंद हो गया हो, सीपीआर में पेशेवर मदद आने तक रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए छाती से संपीड़न और बचाव सांस शामिल है। दूसरा आपका है चोकिंग मैनेजमेंट, यानी घुटन प्रबंधन। बच्चों के लिए बैक थप्पड़, यानी कोई आता है ना, छोटा बच्चा आता है उसको बोलते हैं, बड़े बूढ़े सिखाते हैं सर पे नहीं मारना। कोई आता है तो आप उसको गुस्से में सर पे मार देते हैं, तो कई बार वो आदमी शून्य पड़ जाता है, चीजें हो जाती हैं। तो उसके लिए बच्चों के लिए बैक थप्पड़ और वयस्कों के लिए हेमलिच पैंतरेबाजी जैसे तकनीकों का उपयोग किसी व्यक्ति के वायुमार्ग से रुकावट को दूर करने के लिए किया जाता है। वाउंड केयर, यानी घाव की देखभाल। इसमें एंटीसेप्टिक वाइस वाइप्स के घावों को साफ करना और रक्तस्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने के लिए पट्टियां या बांझ ड्रेसिंग लगाना शामिल है। बर्न ट्रीटमेंट, कभी कोई जल जाए तो उसका भी उपचार होता है, फर्स्ट एड में ही आता है। जलने के लिए प्राथमिक चिकित्सा जलन को ठंडा करने पर केंद्रित है, जो दर्द को कम करने में मदद करता है, और जलने की डिग्री के आधार पर एक अलग उपचार हो सकता है। नेक्स्ट आपका है फ्रैक्चर और मोच की देखभाल। किसी का हड्डी टूट गया है, हाथ टूट गया है ना, उस केस में होता है। हड्डियों या जोड़ों की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा में अंग को स्थिर करने के लिए एक पट्टी या स्टिपलेटन लगाना शामिल होता है। साथ ही सूजन को कम करने के लिए ऊंचाई और बर्फ भी शामिल हो सकती है। नेक्स्ट आपका है हीट रिलेटेड इलनेस, यानी गर्मी से संबंधित बीमारी। ये भी फर्स्ट एड में आती है। गर्मी की थकावट जैसी स्थितियों के लिए प्राथमिक उपचार में शरीर को ठंडा करना और पुनर्जीवीकरण प्रदान करना शामिल है।
नेक्स्ट आपका है मैनेजिंग शॉक, यानी सदमे का प्रबंधन। कईयों को सदमा लग जाता है, वो अचेत हो जाते हैं, वो भी आपका फर्स्ट एड में ही आता है। इसमें व्यक्ति को गर्म और आरामदायक रखना शामिल है, क्योंकि सदमा तब होता है जब मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पा रहा होता है, यानी जो आपका दिमाग का जो आपकी खोपड़ी है उसमें प्रॉपर जो आपका रक्त का संचार है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट एड में दौरे का प्रबंधन। जब्ती के लिए प्राथमिक चिकित्सा में व्यक्ति को अभी भी पकड़ने की कोशिश करने के बजाय चोट से बचना शामिल है। नेक्स्ट आपका है रक्तस्राव से निपटना, यानी खून बह रहा हो, कहीं चोट लग गई हो, कोई कील घुस गई हो, या ऐसा कोई भी कंडीशन हुआ हो जिससे शरीर से खून निकल रहा हो, तो उससे निपटने की प्रक्रिया भी फर्स्ट एड में आती है। गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक चिकित्सा में घाव पर दबाव डालना और रक्त की कमी को धीमा करने के लिए घायल क्षेत्र को ऊपर उठाना शामिल है। घायल क्षेत्र यानी मान लीजिए हाथ में लगा हुआ कहीं भी, तो उसको ऊपर उठाएंगे, ऐसे भी कंडीशन होते हैं। फोटो के माध्यम से आप समझते हैं, एक व्यक्ति बीमार है, लेटा है, वही सेम कंडीशन है, ये सीपीआर की प्रक्रिया है, और सामने से आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट एड में आता है बेहोशी या चेतना खोना, यानी मिर्गी आना। कईयों को ना मिर्गी आती है, वो बोलते हैं गाँव में ये बहुत बड़ी बीमारी है, चीज़ें हैं, इसके पास मत जाओ नहीं तुम्हें भी हो जाएगा। वो सारे वहम है, अफवाह है, बट ऐसा नहीं होता। आइए इसको समझते हैं। बेहोशी चेतना एक संक्षिप्त नुकसान है और यह मस्तिष्क के कार्य में व्यवधान का परिणाम है। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे आम है बेहोशी, सिर में चोट, मिर्गी, स्ट्रोक, विषाक्तता, मधुमेह या ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी स्थितियां। अगर आपने किसी व्यक्ति को बेहोश देखा है तो उस केस में क्या नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट सबसे पहले आप देख लीजिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मरीज को कुछ भी खाने पीने को ना दें। जो व्यक्ति अभी बेहोश हुआ है उसे तब तक उठने ना दें जब तक कि पीड़ित पूरी तरह से होश में ना आ जाए। अगर अगर प्रभावित जगह गर्म है तो पीड़ित के आसपास भीड़ ना लगाएं। इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। व्यक्ति के गिरने से पहले उसे पकड़ लें। व्यक्ति को चुटकी काटें, यानी कहते हैं चिंगोटी काटें, और देखें क्या वह हिलता है या आंखें खोलता है। चोटों और बेहोशी के कारणों की जांच करें। सिर को पीछे झुकाएं और हाथों को शरीर के समकोण पर रखें। पैरों को 8 से 12 इंच ऊपर उठाएं। इससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। किसी भी तंग कपड़े को ढीला कर दें। अगर कोई मान लीजिए बंदा बेहोश है, उसका एकदम पैंट शर्ट एकदम टाइट है ना, या टोपी लगा रखा है या टाई लगा रखा है, तो उसको ढीला कर दें ताकि उसको उसके शरीर जो है वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर सके और शरीर अपनी एक्टिविटी में आ सके। अगर बाहर ठंड है तो पीड़ित को गर्म रखें, यानी किसी गर्म जगह ले जाएं या रजाई उड़ा दें, है ना। और जो भी आपके समकक्ष या सामने पर्याप्त चीज़ें हैं उसको आप यूज में लें। पीड़ित की स्थिति का रिकॉर्ड रखें, उसको देखते रहें कब क्या कर रहा है कब क्या नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट आपका है बर्न, यानी कई बार क्या होता है ना, हाथ जल जाते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बंदा बैंडेज पट्टी बांध रहा है, हाथ कई जगह जले हुए हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। इसमें ना डिग्रियां होती हैं जलने की। अब जैसे सबसे पहले दिख रहा है आपको, मैं माउस की सहायता से आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये है फर्स्ट डिग्री, यानी थोड़ा सा जला हुआ है। ये है सेकेंड डिग्री, यानी इसे थोड़ा सा और जला हुआ है। थर्ड डिग्री है इसमें, और आगे है फोर्थ डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा जला हुआ है। तो आइए हम इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। बर्न, जलना या जलन। जलना शुष्क गर्मी के संपर्क में आने से त्वचा को होने वाली क्षति है। यह आग, लपटों, भाप, गर्म तरल पदार्थ, गर्म धातु, सूर्य के प्रकाश या बिजली या रसायनों के कारण हो सकता है। जलने की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। इसको समझते हैं। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था जस्ट, फर्स्ट डिग्री क्या होता है, सेकेंड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री क्या होता है, और फोर्थ डिग्री क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इसमें त्वचा की केवल ऊपरी परत यानी चमड़े की ऊपरी परत प्रभावित होती है और यह लाल और सूखी होती है, और जलन आमतौर पर दर्दनाक होती है। जलन वाला क्षेत्र सूज जाता है यानी फूल जाता है।
सेकेंड आपको समझते हैं, सेकेंड डिग्री क्या होती है। इसमें त्वचा या चमड़ी और बाह्य त्वचा यानी अधिचर्म दोनों प्रभावित होते हैं। जलने वाला क्षेत्र लाल होता है और छाले खुल सकते हैं, यानी चमड़े खुल के फूल जाते हैं, और तरल पदार्थ निकल सकता है, यानी व्हाइट मैग्मा, जैसे आप कटता है ना, हाथ कट जाता है उसके नीचे दिखता है, उस तरीके का निकलेगा, जिसमें त्वचा गीली दिखाई देती है। इस प्रकार के जलने आमतौर पर दर्दनाक होते हैं और अक्सर सूजन आ जाती है। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड डिग्री। इसमें त्वचा की दोनों परतें, मांसपेशियां, हड्डियां तथा वाहिकाएं और तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, यानी आपका हड्डी तक जल गया होता है। ये जलने ये जलन भूरे या जले हुए दिखाई दे सकते हैं और नीचे के ऊतक कभी कभी सफेद दिखाई देते हैं। इस केस में क्या करते हैं कि इस केस में क्या करना चाहिए वो बताते हैं आपको। जले हुए हिस्सों को तुरंत ठंडे पानी में डुबोएं या ठंडे पानी में भीगे कपड़े लगाएं। सूजन या छाले होने से पहले ही गहने और जकड़न वाले कपड़े उतार दें। यानी मान लीजिए कहीं हाथ जला हुआ, उसमें चूड़ी कंगन पहन रखे, गले में कोई जलन आ रही है, उसमें हार पहन रखे, या कोई भी कीमती सामान जो, या फिर फैशनी सामान होते हैं वो पहनते हैं, है ना। वो जेंट्स में भी हो सकता है, लेडीज में भी हो सकता है ना। कई घड़ी पहनते हैं जेंट्स में, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको आपको समझने और दिमाग में बिठाने की चीज़ है कि कंडीशन क्या है तो क्या करना चाहिए। प्रभावित हिस्से को सूखी यानी रोगाणु रहित पट्टी से ढकें। ऐसा नहीं कि कोई गीला कपड़ा हो, सड़ा पड़ा कपड़ा हो, उसको ढक दें। बिल्कुल साफ कपड़ा और होना चाहिए, और बिल्कुल वो किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यानी जो घर में साफ सुथरा कपड़ा है या कंपनी में साफ सुथरा कपड़ा है उससे यूज करना है, ना कि रुई या किसी अन्य मुलायम कपड़े से। अब रुई, अब कहीं जलन हुआ है, आप रुई लगा देंगे उसमें, तो पता लगेगा वो घाव अगर छोटा होना होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर आग लग जाए तो उसे तुरंत गिराएं, ढकें और रोल करें, या व्यक्ति को तुरंत कंबल से ढक दें। अब क्या नहीं करना चाहिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जले हुए स्थान पर पानी का अत्यधिक दबाव न डालें, जले हुए स्थान पर चिपका हुआ कपड़ा ना हटाएं, प्रभावित क्षेत्र पर मक्खन, मलहम, तेल या बर्फ ना लगाएं। नेक्स्ट हम समझते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, लड़के को या बंदे को जो भी है स्क्रीन पे, इसके हाथ में ना बर्फ बर्फ सा लगा हुआ है, यानी पाला जिसको हम बोलते हैं। तो पाले से भी होता है, पाले से भी जलन होती है, ज़्यादा ठंड भी हो जाएगा तो उससे भी जलन होती है, तो उसके बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं पाले का दंश, यानी फ्रोस्ट बाइट। शीत दंश तब होता है जब शरीर के ऊतक शून्य से नीचे तापमान के संपर्क में आने से जम जाते हैं। यानी आप किसी ऐसी जगह पे, बर्फीली जगह पे हैं जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तापमान होता है, उस केस में अगर आप पाले के संपर्क में आते हैं या बर्फ के संपर्क में आते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है। इसके लक्षणों में सफ़ेद मोम जैसी दिखने वाली त्वचा शामिल है, जो छूने पर सख्त लगती है, लेकिन उसके नीचे से या नीचे के ऊतक नरम महसूस होते हैं, और दर्द के बाद शून्यता महसूस होती है। इस केस में क्या करना चाहिए, ठंड से प्रभावित पैर या हाथ या फिर शरीर को जो भी उंगलियां हैं, कान और उंगलियां और कानों को गर्म हाथों से ढकें। प्रभावित हिस्से को सांस के जरिए गर्म किया जा सकता है। जैसे होते हैं मुंह में सांस देते हैं, फिल्मों में देखते होंगे, वो वाला सीन है। शरीर के किसी गर्म हिस्से पर रखा जा सकता है, या प्रभावित हिस्से को गर्म पानी यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में डुबाया जा सकता है। प्रभावित हिस्से को ढककर रखें। क्या नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में, इसको जानते हैं। रगड़े नहीं, क्योंकि जो ऊतक यानी जो चमड़े होते हैं, चमड़े के आसपास की चीजें होती हैं, वो बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल और उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको। प्रभावित जगह पर कभी भी बर्फ ना रगड़ें, क्योंकि इससे और ज्यादा बर्फ जम सकती है, और सीधी गर्मी ना लगाएं। यानी पता लगे वो पाले से परेशान बेचारा, सीधे ले जाके उसको आग के सामने हाथ सिकवा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसे वह जगह बहुत जल्दी दोबारा गर्म हो सकती है। मरीज को चलने ना दें, ऐसा उसको दौड़ने भागने या चलने की अनुमति ना दें। अगर छाले हों तो उन्हें ना फोड़ें। मान लीजिए छाला निकल गया है, उस बेचारे को गर्म हो गया शरीर, या ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा सिस्टम बन गया, बिगड़ गया, छाले निकला है, तो छाले को फोड़े नहीं, ऐसा नहीं, छाले फोड़ने से और खतरनाक हो जाते हैं। अगला हम समझते हैं, कभी ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी खून बह रहा हो तो उस कंडीशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, चलिए समझते हैं।
कटने, खरोचने और छेद होने से रक्तस्राव होता है, यानी खून निकलता है। गंभीर रक्तस्राव जानलेवा हो सकता है। अगर आपके शरीर से ज़्यादा ही खून निकल जाएगा तो कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है। इसको, रक्तस्राव को रोकने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको बता भी रहा हूँ। सबसे पहला है सीधा दबाव देना है उस पर्टिकुलर जगह पे। दूसरा है ऊंचाई, यानी पीड़ित को लिटाएं और घायल हिस्से को हृदय से ऊपर उठाएं, यानी छाती से ऊपर उठाएं। यदि आपको फ्रैक्चर का संदेह हो तो उसे धीरे से पकड़ें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कहीं खून बह रहा हो और आप उसको, एक तो बेचारे को दर्द हो रहा है, ऊपर से और पकड़ लें, है ना, तो वो वैसा नहीं करना है। कुछ मिनटों तक खून बहने के बाद खून गाढ़ा हो जाता है, इससे थक्का जमना कहते हैं। थक्का जमने से खून बहना धीमा हो जाता है। खून बहने से रोकने और घाव में गंदगी लगने से रोकने के लिए पट्टी बांध दी जानी चाहिए। दिन में कम से कम एक बार पट्टी जरूर बदलें और ज़रूरत पड़ने पर टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाएं। मान लीजिए आपको लगता है कि उसको किसी लोहे ने या लोहे से उसको इंजरी हुई है और तो उसको जरूर 24 घंटे के अंदर टिटनेस का टीका जरूर लगवाएं। अगला हम समझते हैं, जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, कि इसको बेचारे ने लाइट ने जकड़ लिया है, यानी इसको करंट लग गया है। इस केस में समझते हैं इस केस में क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि किसी अंग से रक्तस्राव बंद ना हो तो दबाव बिंदु पर हाथ से दबाव डालें, यानी जहां से खून बह रहा हो वहां पर दबा के रखें। यदि घाव में कोई बस धंसी हुई है तो घाव के दोनों ओर दबाव डालें और पट्टी बांधने से पहले उस पर पैड लगा दें। संक्रमण से बचाव के लिए हो सके तो दस्ताने पहने। यदि पीड़ित बेहोश हो जाए तो उसको वही डॉक्टर एबीसी, जो मैंने अभी आपको पहले फार्मूला बताया, वो डॉक्टर एबीसी का आपको पालन करना है। आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी। कंट्रोलिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यानी बाहर से अगर मान लीजिए कहीं खून बह रहा हो तो उसको कैसे करना है। अब जैसे ए पार्ट में दिखा रहा है आपका हाथ से खून बह रहा है, और बी पार्ट में दिखा रहा है कि आपको कैसे पकड़ना है, उसको किस कंडीशन में पकड़ना है। सी कंडीशन में पकड़ने के बाद में उसको उस पर रोल या बैंडेज कैसे बांधने हैं, और डी कंडीशन में उसको रोल या बैंडेज को बांध के छोड़ देना है। चलिए अगला समझते हैं। बिजली का इस्तेमाल अगर सावधानी से किया जाए तो यह बहुत सावधानी से ना किया जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है। जब बिजली से कोई दुर्घटना होती है तो प्राथमिक उपचारकर्ता को यह याद रखना चाहिए कि बिजली बंद होने तक पीड़ित को छूना सुरक्षित नहीं है। पता लगे उसको करंट लगा भैया, आपको भी लग जाए, सिस्टम खराब हो जाए। इसके लक्षणों में सतही और आंतरिक जलन, सांस लेना और दिल की धड़कन रुक जाना शामिल है। बिजली के झुलसे व्यक्ति का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका बिजली की आपूर्ति काट देना, यानी जहाँ से भी बिजली सप्लाई हो रही है वहाँ उस बिजली सप्लाई को कट कर देना है, और पीड़ित को बिजली के स्रोत से गैर चालक पदार्थ से दूर ले जाना है। गैर चालक पदार्थ यानी बंदे को सूखी लकड़ी, है ना, या ऐसी चीज़ों से उसको पकड़ के ले जाना है ताकि आपको करंट ना लगे। फिर वही डॉक्टर एबीसी का आपको फार्मूला यूज करना है, अभ्यास करना है, और प्रभावित क्षेत्र को साफ पट्टी से ढकें और ज़रूरत पड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि अपने पास ही रखें, उसको फर्स्ट एड ही देते रहें, उसको पता लगे कहानी खत्म हो जाए। नेक्स्ट समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हर हर महादेव, भगवान भोले शंकर, भगवान न करे किसी को कभी भी ऐसा कुछ हो। जैसे कि आपको दिख रहा है इनको ना सर्प यानी सांप ने काट लिया है। इस ऐसे केस में क्या होता है, कई बार हमारे ऐसे जरूरी नहीं कंपनी में ये चीज़ें हों, कई बार हमारे घर परिवार में भी होता है, चीज़ों में होता है, तो ना आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको आपको समझना है। अगर सांप ने काट लिया है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ज़्यादातर सांप हानि रहित होते हैं, यानी मैक्सिमम जो सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं। कुछ ही कंडीशन, जैसे पनिया उनिया बोलते हैं गाँव में ना, वो सांप इतना वैसे नहीं होते हैं। बाकी जो है मैक्सिमम जो अधिकतर सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं। सांप के काटने से आमतौर पर हाथ, पैरों और अक्सर पैरों पर चोट लगती है। हमेशा यह मानकर चलें कि काटने का कारण कोई जहरीला सांप है। ऐसा नहीं कि बंदे ने कोई जहर सांप ने काट लिया है और आप बगल में बोल रहे भैया कुछ नहीं काटा हो, तो पनिया काट सांप जो है काट लिया है, वो छिपकली ने काट लिया है। ऐसा कंडीशन में बिल्कुल हमें एक्टिव रहना है, और उसके हिसाब से ही हमें उपचार और सारी चीज़ें मैनेज करानी है। चीज़ों को मजाक में नहीं लेना है। संदिग्ध सांप के काटने पर दबाव वाली
स्थिरीकरण पट्टी से उपचार करना चाहिए, यानी कि जहाँ भी सांप ने काटा है वहाँ पे दबाव डाल के तुरंत पट्टी बांध देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। क्या करना चाहिए, इसके पॉइंट्स कुछ हैं, इसको आप समझ लीजिए। काटे गए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें, यानी छाती के स्तर से नीचे रखें, यानी ब्लड जो है वो एकदम से ना फैले। प्रभावित क्षेत्र को 15 से 30 सेकंड तक रक्त बहने दें, यानी कि अगर जहां सांप ने काटा है वहां से खून निकल रहा है तो उसको तुरंत बंद नहीं करना है। ये क्या होता है कि वो तुरंत जो ब्लड बाहर निकलेगा ना तो उसमें जहर के कुछ अंश निकल जाते हैं। यदि काटा अंग पर है तो घाव से 2 इंच की दूरी पर एक मजबूत रोलर पट्टी लगाएं, यानी जहां भी सांप ने काटा है उसके 2 इंच की दूरी पे आप मजबूत पट्टी लगाएं और जकड़ के यानी अच्छे से पकड़ के बांध दें, जिससे उसका जहर कम फैले। प्रभावित क्षेत्र को साबुन से धोएं और कीटाणु रहित करें। पट्टी इतनी ढीली होनी चाहिए कि उंगली आसानी से निकल सके, यानी पट्टी जब भी आप बांधते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए कि आप बांधने के बाद उसको लॉक करें तो आपकी जो है उंगली उससे बाहर निकल जाए। वायु मार्ग यानी जो सांस, जो जहाँ से भी सांस लेते हैं, आपका फेफड़ा हो गया, आपका नाक हो गया, है ना, सांस और रक्त संचार की लगातार जांच करते रहें, वो चेक करते रहें कि सांस आ रही नहीं आ रही है ना, बेहोश हो गया क्या हो गया, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आवश्यक हो तो पुनर्जीवन शुरू करें, यानी पुनर्जीवन शुरू करें मतलब वही CPR। लेकिन ध्यान रहे कि मुंह में कोई घाव ना हो, मतलब मुंह में कोई अगर सांप ने काटा तो उसको मुंह से CPR नहीं देना है, उसको CPR देने नहीं, फिर वो आपके लिए भी हानिकारक हो जाएगा। अगर मुंह में काट सांप नहीं काटा है तो इसमें क्या है, इसे चूसें लेकिन निगले नहीं, विष को थूक दें और इसके बाद अपना मुंह धो लें। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाएं और सुनिश्चित करें कि परिवहन के दौरान वह आराम की स्थिति में हो, यानी आप जिस भी गाड़ी में ले जा रहे हैं उसमें आराम की स्थिति में ये बेचारा, ऐसा ना हो कि आप ले जा रहे हैं आधा अधमरा बेचारा वैसे ही है, पहले आओ तो आगे चल के और कोई सिस्टम खराब हो जाए। व्यक्ति को प्रभावित क्षेत्र पर बिल्कुल भी हिलने डुलने से बचने का निर्देश दें। आइए इस फोटो के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे कैसे स्टेप से कैसे कैसे करना है। अभी सबसे पहले मैं आपको माउस पॉइंटर की मदद से समझाता हूँ। ये पहला पॉइंट है, काटे गए हाथ या पैर के चारों ओर काटने से शुरू करते हुए पट्टी को मजबूती से लपेटें, पूरे अंग को लपेटें और फिर हिलने डुलने से रोकने के लिए स्प्लिंट लगा दें, यानी जो उसकी क्लिप होती है वो लगा दें पट्टी की। पीड़ित को यथासंभव स्थिर रखें, मतलब ज़्यादा उसको हिलने डुलने मत दें। पट्टी ना हटाएं, जितना जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता लें, यानी उसको अस्पताल ले जाएं। आइए अभी नेक्स्ट समझते हैं, फ्रैक्चर हो या मोच हो उस कंडीशन में हमें क्या करना है फ्रैक्चर के क्राइटेरिया में। अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर, अस्थि माने हड्डी भंग मतलब हड्डी टूट गई हो। कंकाल को प्रभावित करने वाली चोट को कहते हैं और यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बल के प्रयोग से होती है। इसके समान लक्षण और संकेत कुछ इस प्रकार हैं जो नीचे दिए गए हैं। चोट वाली जगह पर या उसके आसपास दर्द या हिलने डुलने से बढ़ जाता है, हिलना डुलना मुश्किल या असंभव हो जाता है। मान लीजिए आपके हाथ में चोट लगी या पैर में चोट लगी तो आप उतना सक्रिय जैसे पहले चलते हैं वैसे नहीं चल पाएंगे ना, वैसी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। चोट वाले हिस्से में सूजन और बाद में चोट लगना, अस्थि भंग वाली जगह पर विकृति यानी वहां पे आपको खरोच या घाव ऐसा कुछ दिखेगा, झटका लग सकता है। इससे बचने के लिए क्या करें, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, पीड़ित के खतरे प्रतिक्रिया यानी जहाँ पे उसको चोट लगी है, वायु मार्ग श्वास यानी आपके नाक और हृदय फेफड़े, श्वास और रक्त परिसंचरण की जांच करें। अगर सब कुछ ओके है तो डॉक्टर ABC वाला फार्मूला यूज करें। किसी भी फ्रैक्चर को स्थिर करने से पहले हमेशा गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करें। कहने का मतलब क्या है कि कहीं ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ तो सबसे पहले खून बहना उसका बंद कराएं। फ्रैक्चर वाली जगह को सहारा देने के लिए पर्याप्त बैंडिंग लगाएं। फ्रैक्चर वाली जगह को स्थिर रखें, यानी जो जहाँ है तो वहीं रखें। हड्डियों को घाव में वापस न ढकेलें। मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले उसे उचित बैंडिंग लगाएं। दर्द को कम करने और सूजन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित जगह पर
आइस पैक यानी जो बर्फ़ की सिल्ली होती है जो फ्रिज में जमाते हैं ना, उसे आइस पैक का यूज काम में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत लाभदायक है। आइस क्यूब का पैक लगाएं। सदमे से बचने के लिए उपचार करें, उसको बताते रहें कि ये आपका उपचार हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको सांत्वना देते रहें। पता लगे बेचारा आधा वैसे सिस्टम खराब, आधा और सिस्टम खराब हो जाए, बेहोश हो जाए। अभी आपको ये एक स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी, मैं आपको माउस पॉइंटर की मदद से दिखा देता हूँ। ये बता रहा है कि बॉन नॉट क्राउडिंग यूजली, नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बोन यानी हड्डी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो सॉरी नहीं हो रही है। कंडीशन बी में होता है ओपन फ्रैक्चर होता है, उसमें क्या होता है प्राउडली जो है यूजली ब्लीडिंग होती है यानी खून बहता रहता है। सी कंडीशन क्या होता है ओपन फ्रैक्चर प्रोड्यूस्ड बाई मिसल, यानी किसी के द्वारा काटा या मार दिया गया होता है या चोट पहुंचाई गई होती है। टाइप ऑफ फ्रैक्चर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर में आपको दिख रहा होगा, सॉरी मैं बैक कर देता हूँ, माउस पॉइंटर की मैं इसमें समझाता हूँ। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है कि फ्रैक्चर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होता है, ऐसा नहीं होगा आंख में थोड़ी फ्रैक्चर होगा। जो हड्डी जहाँ पे शरीर में हड्डी है वहीं फ्रैक्चर होगा ना। तो वो कंडीशन यहाँ आपको दिए गए हैं। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके या रोक के आप विस्तार से समझ सकते हैं। साइट आप फ्रैक्चर कौन कौन से हैं, स्ट्री फॉर्म, क्लोथिंग, ब्लैंकेट, क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, कैसे क्या है, ठीक है, बोर्ड कहाँ पे करना है और फ्रैक्चर को कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि अब पाँव टूट गया है तो उसको और मोड़ के तोड़ दो, उसको सीधा रखना है। आइए इसको विस्तार समझते हैं। अभी नया आपका आया है पॉइजनिंग यानी जहर खाना। ये बड़ी आम बात है आजकल ना। ये लड़के ज़्यादातर तो जो गंभीर समझदार हैं जिम्मेदार हैं वो तो नहीं करते, बट ये जो नई उम्र के लड़के हैं ना, पहला मजनू वाले ज़्यादा करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जहर वह पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने पर चोट, बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकता है। अब बोलेंगे चोट का कैसे कारण बनेगा, चोट का कारण ऐसे बनेगा तो आदमी जहर खा लेगा, उसको जब उसको जहर शरीर में असर करेगा वो फड़फड़ाएगा, कहीं लड़ेगा कहीं भिड़ेगा, है ना, उस केस में उसको चोट आ सकती है। या फिर मान लीजिए कि जहर खा ही लिया है, उसका लेके अस्पताल में इलाज हो गया, लेकिन उसको उस जहर खाने की वजह से शरीर के अंदर कोई जो भी कुछ कोई अंग जो है वो खराब हो गया, चीज़ें हो गई है ना, तो उस केस में उसको आने वाले टाइम में लंबे समय तक बीमारी चलती रहती है, उसकी बीमार हो जाता है बेचारा वो। और ज़्यादा ही सिस्टम खराब है, ज़्यादा ही खा लिया है, कोई बचाव उपचार नहीं है या उपचार करने में लेट हो गया तो उसका मृत्यु भी हो जाता है, यानी वो भगवान को प्यारे भी हो जाते हैं। अच्छा जहर क्या है, कई प्रकार के होते हैं, नीचे आपको बताता हूँ। अंतर्ग्रहण किए गए जहर या जहरीले पदार्थों को खाने या पीने से मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो खाने पीने यानी मुंह से आपको, खाने पीने का मतलब क्या, जहर खाएंगे तो मुंह से खाएंगे, तो खाने पीने का मतलब मुंह से वो करेंगे। सांस द्वारा ग्रहण किए गए जहर, यानी कई बार क्या होता है ना, अब मुंह से तो कुछ खा लेंगे, आपको मतलब जहरीली जहरीली गैसें होती है ना, या कई सारे ऐसे जहरीले जो है सिम्टम होते हैं जो कि आप नाक से सूंघेंगे या फिर धुआं होता है ना, आगे क्या है आग से निकलने वाले धुएं। अब पता है आपके कमरे में आग लग गई, वो धुआं धुआं हो रहा है, धुआं धुआं सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कट हो जाएगा, आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। रासायनिक वाष्प और पेट्रोल या इंजन के धुएं को सांस के जरिए फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। अवशोषित जहर, कीटनाशकों, अवशोषित मतलब जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जहर कीटनाशकों, और कीटनाशकों जैसे जहरीले स्प्रे के संपर्क में आने से त्वचा के माध्यम से ये अवशोषित हो जाते हैं, यानी शरीर में चले जाते हैं। जैसे बताया ना छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए कोई घर में कोई लाते हैं ना, और जैसे कोई फसल की बचाव करने के लिए कोई आप दवाई लेके आए हैं, या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें लिखा भी होता है कि बच्चों के संपर्क से दूर रखें। तो उस कंडीशन में होता है कि ये स्प्रे त्वचा के माध्यम से आपके अंदर आता है। अभी जहर के कंडीशन में आपको करना क्या है, कोई जहर खा लिया है ना, तो उस केस में क्या करना है, पीड़ित के खतरे प्रतिक्रिया मार्ग, प्रतिक्रिया वायु मार्ग यानी जो जहाँ से सांस लेता है ना, और रक्त परिसंचरण की जांच करें। जहर को कम करने के लिए दूध या पानी दें, उसको दूध पिलाएं या दबा के, या पानी दे पिलाएं, जितना पिला सकते हो उतना पिलाएं। इससे वो ज़्यादा तो कहीं किसी में क्या होता है पलटी कर देता है तो आधा जहर वैसे निकल जाता है ना, तो इस कंडीशन में ऐसा करना है आपको। महत्वपूर्ण संकेतों पर नज़र रखें और सदमे से बचें, यानी आपको देख के घबराना नहीं है, आपको स्थिति की जांच करते रहना है
क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है, ठीक है। उल्टी की मात्रा और रंग देखें। अच्छा, मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा दूध पिला दिया या पानी दे दिया। अब दूध में इसलिए कह रहा हूँ या इसलिए बनाया गया कि कईयों को क्या होता है ना, पानी ज़्यादा नहीं पी पाते, लेकिन दूध में क्या होता है ना, मिठास होती है, चीज़ें होती है, या कईयों को दूध पसंद होता है तो उस केस में आदमी ज़्यादा पी लेता है। तो जब वो ज़्यादा पीता है उस केस में, जब वो वापस पलटी करता है, उल्टी करता है, तो आपको देखना है कि उसमें जहर की मात्रा आ रही नहीं आ रही, कलर क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो आपको देखना है। उसके मुंह में किसी बाहरी पदार्थ की जांच करें, ऐसा उसका मुंह खुलवा के देख लें, उसके मुंह में कोई ऐसा और पदार्थ तो नहीं बचा हुआ है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसे बाहर निकाल दें ताकि वह आराम से सांस ले सके। रोगी को रिकवरी पोजीशन में लिटाएं और चिकित्सा सहायता की प्रतीक्षा करें और उसे अस्पताल भेजें। यानी अब ऐसा तो है नहीं किसी ने जहर खा लिया तो तुमसे वो उड़ के चला जाएगा, तो वो अरेंजमेंट आपने करना है, या आपके जो भी उनके सहयोगी हैं उनसे वो आपको मदद लेनी है और उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुंचाना है। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए? अब आपने दूध पिला दिया, उसको आप बोले पलटी करो पलटी करो उल्टी करो, तो आपको उसके लिए, आपको उल्टी करने के लिए उसको प्रेरित नहीं करना है। वो अपने आप करेगा, कि जब वो जहर का और दूध का या पानी का रिएक्शन होगा तो वो अपने आप शरीर से बाहर आएगा। ये है स्क्रीन पे दिख रहा है पॉइजन। हाँ, ऐसे कई मूवी वगैरह में देखते होंगे, ले लेते हैं खा लेते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें होती हैं, बट भगवान न करे कभी किसी की ऐसी सोच हो और कभी आप लोग उस लेवल पे जाएं कि ये कभी नौबत आए ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, जीवन बहुत अच्छा है। कभी आप अस्पताल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ लोग जिंदा रहने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। भगवान जाने कैसे लोग जहर खा लेते हैं, मेरी समझ से तो बाहर है, और ये मेरी के दुनिया की समझ से बाहर है। क्योंकि जब कोई आदमी अस्पताल में जाता है ना तो उसको उसकी वैल्यू पता लगती है कि आदमी जिंदा रहने के लिए क्या नहीं करता है। कितनों के पूरे साल की पूरी जिंदगी की कमाई जो सेविंग होती है वो खत्म हो जाती है। कितनों के घर बिक जाते हैं, खेत बिक जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बिक जाती हैं, पता नहीं क्या क्या। कहने का मतलब क्या है कि वो किस तरीके का, किस लेवल का आपके पास में रोग है, या मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जहर का ही सिस्टम बता रहा हूँ आपको। कहने का मतलब क्या है कि आदमी जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करता है, तो मरने के लिए कृपया ऐसा कुछ ना करें। और कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत बड़े डिप्रेशन में हैं या का सिस्टम बहुत ख़राब हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं, तो अपनी सोच को कभी इतनी छोटी मत करें। जो अपने से बड़े हैं या जो आपके समकक्ष हैं उनसे सलाह लें, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएं, है ना। उनसे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव वे में आएगा। निगेटिव वे में होने से ही आदमी जहर खाता है। जहर खाना, अगर किसी ने सोच लिया या किसी ने जहर खा लिया है तो उसको तो लगेगा ना कि मैं जहर खा लिया, तो वो तो मर ही रहा ना, वो चाहेगा मेरे साथ दुनिया खत्म हो जाए, है ना। तो कभी निगेटिव वे में नहीं जाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। लू लगना यानी हीट स्ट्रोक। ऐसे कंडीशन में क्या होता है और ये होता क्या है? बोलते नहीं भैया दोपहरिया बहुत है, धूप बहुत है, घाम बहुत है, धूप लग जाएगा, मत बाहर निकलो, जेठ का महीना चल रहा है, पल्लू बाहर लेके चलो, है ना। वो सारी चीज़ें होती हैं। तो समझते हैं इसको। या बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक हमला करता है। यानी जब आपको लू लगती है ना, अब धूप है बाहर, आप जा रहे हो तो आप तो चौड़े होकर जाओगे, यार कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं होता, धूप है, हम तो किसान के बालक हैं, ये है वो है ना। लेकिन क्या है, जब लू लगना होता है ना, जब आपका टेम्परेचर और आपकी बॉडी दोनों एक सिस्टम में नहीं रहती है और सिम्टम को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस किस्म में आपको लू लग जाता है। तो यह बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक हमला करता है। जब शरीर की शीतलन प्रणाली विफल हो जाती है, यानी जो आपके शरीर का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपके शरीर को मिल जाता है, तो इस केस में क्या होता है, तो शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ जाता है। यह एक आपातकालीन स्थिति पैदा करता है। इसके लक्षण क्या क्या है ये समझ लेते हैं। शरीर का तापमान बहुत अधिक गर्म या शुष्क होना, त्वचा का लाल होना, पसीना ना आना, और नाड़ी की गति तेज होना, पुतलियाँ चौड़ी होना, भ्रम की स्थिति, और कभी कभी बेहोशी भी हो सकती है। लू लगते हैं बेहोश हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए आइए इसको समझते हैं। व्यक्ति के कपड़े उतार कर, ढील देकर, या पंखा जलकर, यानी पंखा चलाकर, तो वो होता है गाँव में बेना होता है, बेना बोलते हैं, या पंखा बोलते हैं, कूलर बोलते हैं, है ना। एसी, एसी होती है, चीज़ें होती हैं, तो उसको आप जो है ठंडे जगह पे लेके जाएं, ढील देकर, पंखा चलाकर या जलकर शरीर का तापमान कम करें। गर्दन, बगलों और कमर के आसपास बर्फ की थैली या ठंडी सिकाई करें। खून सारा सॉरी खूब सारा तरल पदार्थ पिए। यानी जो बंदा ऐसे कंडीशन में है, बेहोश हो गया, चीज़ें हो गई, उसको ज़रा सा होश आया तो उसको तरल पदार्थ यानी लिक्विड जैसी चीज़ें पिलानी है। लिक्विड मतलब जूस हो गया, ठंडी चीज़ें भी ना
पिएं, और जिन्हें पसीना आता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ पीना चाहिए। गर्म जगहों से दूर रहें, यानी एक तो आपको पहले ही लू लग गई है, ऊपर से आप गर्म जगहों पर जाएंगे, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। अच्छा, इसका मेन जो है, जिसको बोलते हैं कामगार फार्मूला, है ना, या हर किसी के जुबान पर रटा हुआ जो सिस्टम होता है, या जो भारत सरकार द्वारा WHO द्वारा प्रमाणित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो है ORL का घोल। ORL यानी इसका फुल फॉर्म होता है ओरल राइड्रेशन सोल्यूशन, मौखिक पुनर्जलीकरण घोल। इसका समझते हैं निर्जलीकरण, यानी शरीर में नमक और पानी की कमी की स्थिति में ORS जीवन रक्षक साबित हुआ है। ORS एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक, यानी नमक की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि पानी का स्वाद आंसू की बूंदों जैसा हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नमक उसमें डाल दो, बेचारा पी ना पाए, उसको खारा लगे ना, सिस्टम खराब हो जाए। और एक बड़ा चम्मच चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। ORS हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बहाल करने और उसे पुनः हाइड्रेट करने में मदद करता है। ये आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, बेचारे को लू लग गई, यानी धूप लग गई है। अच्छा, इस फोटो से आप समझिए कि आपको जो लू लगती है ना, वो कहाँ कहाँ से लगती है। मैं आपको माउस पॉइंटर की मदद से समझाना चाहूँगा कि आपको जो लू लगती है, देखिए आपका हेड स्पेस, यानी माथा, माथे से लगता है, गाल पे भी लू लग सकता है ना, सर में भी लग सकता है। रैपिड ब्रीथिंग, यानी आप कहीं चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ज़्यादा सांस ले रहे हैं तो, सॉरी, सांस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी होता है। स्किन चेंज हो जाता है ना, हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, रेसिंग हार्ट रेट होता है, कि आपका जो है धड़कन यानी कितना तेजी से चल रहा है, उस केस में भी लू लगने का कंडीशन होता है। मेन जो इसका इसके केस में क्या होता है, नौसवा एंड वोमिटिंग होती है, यानी कि आपको उल्टी ज़्यादा आती है लू लगने कंडीशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हर आदमी परेशान होता है, हर आदमी को डर होता है, आदमी इंसान से डरे न डरे, कुत्तों से जरूर डरेगा। डॉग बाइट्स यानी कुत्ते का काटना। कुत्ते के काटने का कंडीशन क्या होता है और उससे कैसे उपचार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम समझते हैं। नहीं बताते हैं भाई ये इतना सुई लगेगा, हाँ, तो उसका भी कोर्स होता है कि 2 दिन बाद ये सुई लगाना है, तीसरे दिन बाद वो सुई लगाना है, 4 दिन बाद वो सुई लगाना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, ये भी फर्स्ट एड में ही आता है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार का उद्देश्य रेबीज को रोकना है। रेबीज रेबीज क्या होता है, ये रेबीज नाम का रोग होता है कुत्ता काटने से, है ना, यानी कुत्ते के संक्रमण जो आपके शरीर में ना जा पाए, संक्रमण के जोखिम को कम करना और यथाशीघ्र सहायता प्राप्त करना है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, घाव पर लगी लार को साफ कपड़े या रुमाल से पोंछ ले। यानी कुत्ता काटेगा, कुत्ते के मुंह से लार हमेशा टपकता रहता है, तो वो जो लार होता है ना, वो जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसको तुरंत पोंछ देना है। जो लार पोंछी जाती है उसके संपर्क में ना है, जो पोंछ दिया कपड़ा उसको फेंक दीजिए दूर, अपने संपर्क से बाहर कर दीजिए। घाव को खूब सारे साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। घाव पर सूखी रोगाणु रहित पट्टी बांधें। जितना जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता लें और मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। अभी फोटो में दिख रहा है ना कैसे हाथ पकड़ के हमारे शेरू भैया काट रहे हैं, इस कंडीशन में आप समझिए। नेक्स्ट आपका है चोकिंग, यानी सोच रोक। क्या होता है ना, सांस रोकने लगती है ना, वो चोकिंग बोलते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमको ऐसी चीज खा लेते हैं, बोलते हैं ना भैया गले में अटक गया, पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ। तो इसको समझते हैं, जब खाने पीने या कोई अन्य वस्तु सांस की नली में फंस जाती है और रुक जाती है, उसे चोकिंग कहते हैं। चोकिंग के कारण क्या होते हैं, जोर जोर से खाना। भैया कई बार क्या होता है ना, आदमी जो खाना नहीं मिला होता है, या ट्रेन छूट रही होती है, स्कूल जाना होता है ना, या कंपनी में बॉस बुला रहा होता है, 1 घंटे पहले जाना होता है, चीज़ें होती है, तो आदमी क्या करता है, तो जल्दीबाजी में खाते रहता है, खाने लगता है वो। तो ऐसा नहीं करना है आपने। कभी भी खाने का एक टाइम होता है, एक सिस्टम होता है, उसको आराम से चबा चबा के आराम से खाना चाहिए। दूसरा क्या है, खाने में खेल करना। खाने में खेल मतलब क्या है कि अब चिकन खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, पता लगे उसमें अरे छोटी हड्डी है, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको तो निगल जाएंगे, हमारी है ना पाचन क्रिया बहुत अच्छी है, वो पच जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, वो हड्डी पच जाती है।
छोटे खिलौने या वस्तुओं को मुंह में लेना, बच्चे के कंडीशन में ये होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कांच की गोली से खेलते रहते हैं, वही निगल लेते हैं, या कोई चीज़ें होती है ना, वो सारी ऐसे छोटे खिलौने होते हैं, उनको मुंह में डालते रहते हैं, वो कई बार उसके कुछ अंश या टूट जाते हैं या दांत से फोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में हो जाता है, तो क्या ना, गले में फंस जाता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जो इससे पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या होगा? बोलने या खांसने में कठिनाई होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, गले में हाथ लगाना, यानी बार बार ना वो गले में हाथ लगाएगा, जब उसको लगेगा मेरी सांस रोक रही है, मेरी तो जान ही जा रही है, ऐसा उसको फील होगा। चेहरा उसका नीला पड़ जाएगा और उसको बेहोशी की हालत आएगी। अभी इसका जो है वो मैनेजमेंट, यानी इसको रोकना या रोकथाम, या फिर इसको मैनेज कैसे करना है, चोकिंग प्रबंधन की कंडीशन में क्या है? व्यक्ति से जो भी उससे ग्रसित व्यक्ति है या इंज्योर्ड है, उसको उससे पूछना है कि आप ठीक हैं। यदि आप सांस बंदा नहीं ले पा रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? 5 बार पीठ पर जोरदार थपकी देनी है आपको, यानी नाभि के ऊपर दबाव डालना है। ये बड़ों के लिए है, एमिलिच मैनुअल। बच्चों के केस में क्या होता है? बच्चों के केस में क्या होता है? छोटा बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो वही 5 बार पीठ पर थपकी देनी है, 5 बार छाती पर दबाव डालना है। बड़े बच्चे अगर 1 साल से ज़्यादा हैं तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे एक वयस्क व्यक्ति, यानी जो है एक बड़े आदमी के साथ में करते हैं। शिशु के पेट पर दबाव न डालें, उसके पेट पर बच्चे के दबाव नहीं डालना है। एक नोट पॉइंट है, इसको मैंने मेंशन कर रखा है, हेमलिज केवल तब करें जब सांस रुक चुकी हो। अगर सांस चल रही है तो आपको ये हेमलिज नहीं करना है। हेमलिज मतलब नाभि के ऊपर दबाव नहीं डालना है, ठीक है। अगला हम समझते हैं सीपीआर, जो मैं बहुत देर से आपको समझा रहा था, बता रहा था, सीपीआर सीपीआर। आज इसको समझते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मरी रिसुसिटेशन। यह एक आपातकालीन जीवन रक्षण प्रक्रिया है, या जीवन रक्षक प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति की सांस और दिल धड़कन रुक जाती है, इसमें छाती दबाकर और सांस देकर, यानी मुंह से सांस देकर मरीज को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। इसको विस्तार समझते हैं। सीपीआर कब देना चाहिए? व्यक्ति बेहोश हो और सांस ले रहा हो, सॉरी सांस ना ले रहा हो, ऐसे कंडीशन देना है। नाड़ी यानी पल्स महसूस ना हो, आपको लगे ना कि हाँ बंदे नाड़ी बंद हो गई, बंदा अब चल बसने वाला है, उस कंडीशन देखना है। दिल की धड़कन बंद हो गई हो, उस कंडीशन में देना है आपको। इसका फुल फॉर्म होता है सीपीआर का चेस्ट कंप्रेशन, यानी छाती दबाना। पी मतलब होता है पल्मरी, यानी फेफड़ों में हवा देना। आर मतलब होता है रिसुसिटेशन, यानी जीवन पुनर्स्थापित करना। मतलब किसी वो बोलते हैं ना सीपीआर के कंडीशन, कई बार बहुत सारी वीडियो भी वायरल होती रहती है कि सीपीआर देने से आदमी की जान बच गई। हालांकि जिसको जाना है, जिसका ऊपर वाला जो है नहीं ठीक है, या ऊपर वाले की अलग कुछ मनसा है, तो वो तो चला ही जाएगा, इसकी मौत आ जाएगी। बाकी कई कंडीशन में क्या होता है ना कि मैंने तो बहुत सारी जगह देखा हुआ वीडियो, आप यूट्यूब पे गूगल में सर्च कर लीजिए कि सीपीआर की मदद से कितनों की जानें बची हुई हैं, है ना। तो वो पुनर्जीवन स्थापित करना ही होता है, यानी किसी बच्चे को जन्म देना या किसी को नव जीवन या नया जीवन देना जैसा होता है। अभी सीपीआर के केस में क्या है कि सीपीआर एबीसी 3 सिस्टम होता है सीपीआर देने का। ए मतलब होता है एयरवे, यानी ओपन द एयरवे विद द टिल्ट चिन मेथड, यानी ये आपका जो मुंह है, इसके नीचे जो आपका गर्दन है, गर्दन को ऊपर उठा के आपको एयरवे देना है, यानी देखना है सांस आ रही नहीं आ रही, उसके हिसाब से करना है। ब्रीथ यानी गिव टू ब्रेथ, यानी आपको 2 बार में 2 बार उसको जो है सांस देनी है। तीसरी बार आपका सी, वही एबीसी, यानी सी मतलब चेक सर्कुलेशन, यानी उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, अभी सांस लेने कंडीशन में है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। अच्छा, अभी एक कंडीशन आता है, इफ देयर इज नो पल्स और ब्रीदिंग। अभी अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी ना कोई पल्स चल रही है ना कोई सांसें चल रही हैं, तो इस कंडीशन में आपको कैसे देना है? सीपीआर कंटिन्यू रखना है। आप वीडियो में देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है सीपीआर कैसे दे रहे हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यू रखना है। परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, यानी आपको छाती पे दबाव देते रहना है। कितनी बार देना है? 30 बार दबाव देना है और
30 बार, यानी 30 बार 2 बार देना है, यानी 60 बार देना है। 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ, ठीक है, और सॉरी 30 बार तक दबाव देना है और 2 बार मुंह से ब्रीथिंग देनी है। सी, काउंट करना है आपको 1 2 3 4 5 से लेकर 30 तक। जब आप उसकी छाती पर दबाव दे रहे हैं दोनों हाथों से, तो आपको काउंट करते रहना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक आपको काउंट करते रहना है खुद से, ताकि आपको पता रहे कहीं ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। अगर ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी है तो 102 या 108 या 112 पे कॉल करके जो है आप इमरजेंसी प्रिकॉशन ले सकते हैं। रेस्क्यू ब्रीथिंग, सॉरी रिस्की ब्रीथिंग मतलब होता है कि आपको हर ब्रीथ पे 5 सेकेंड तक रुकना है और 12 पर मिनट आपको, यानी 12 मिनट पे एक CPR, सॉरी 12 पर मिनट पे ब्रीथ देना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, आप लगातार 12 मिनट तक सांसें दे सकते हैं, हालांकि 5-5 सेकेंड का आपको ब्रेक लेते रहना है। कंप्रेशन, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब वही कंडीशन होता है, 30-2 का सिस्टम होता है, 30 को 2 बार करना है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या है, अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि नहीं कंडीशन नहीं सही हो रही है, तो आपको एम्बुलेंस पे कॉल करना है, 102 108 112 पे। पुलिस 112 जो अभी कॉमन लाइन है, ठीक है, कॉमन हेल्पलाइन है, वो आपको इमरजेंसी के लिए, फायर के लिए भी, एम्बुलेंस के लिए भी, पुलिस के लिए भी, है ना। इमरजेंसी के लिए ये नया भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसको आपको यूज़ करना है और जल्दी से जल्दी आपको मदद लेनी है। थैंक यू वेरी मच वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि आप कृपया इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है और नई नई चीज़ें आपको सिखाने बताने में मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।